नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। बहुत सारे आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगी। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, आसियान, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, गिग वर्कर्स के लिए बिल पास हुआ है राजस्थान में, सैंपल सर्वेज में दिखते हैं, मेथडोलॉजी गलत है, एथिकल टर्म, क्वेश्चन आंसर, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आसियान से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ये मैप ध्यान से देखिए, बीच में आपको ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये है इंडो पैसिफिक रीजन। दो ओशंस का संगम है, इंडियन ओशन प्लस में पैसिफिक ओशन। अब इस इंडो पैसिफिक रीजन के बिल्कुल बीचों बीच एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है आसियान। आसियान मतलब 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है। साउथ ईस्ट एशिया में ये 10 देश आते हैं। ये इस प्रकार से नाम भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एक एक नाम मैं नहीं लूंगा, आप पोज करके देख सकते हो। म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे देश। तो बात यह है कि इस रीजन में किसी को पकड़ बनानी है ना, तो आसियान को साथ लेके चलना ही होगा। आसियान ग्रुप जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। समय समय पर देखो आसियान कि ना फॉरेन मिनिस्टर्स और प्रीमियर्स की मीटिंग होती रहती हैं। तो हाल ही में आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 56th, और ऐसे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। आज के समय में वर्ल्ड आपको पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज की समस्या, प्रॉब्लम्स जैसे कोविड-19 की महामारी अभी थम गई है, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन अभी भी हो रहा है। मतलब विभिन्न देशों की जो इकोनॉमीज हैं स्लो कर रही हैं। यूक्रेन रशिया वार, और इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूएसए और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्लाइमेट में आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की 56वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। देखो आमतौर पे ना आसियान ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसे एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी वाला ग्रुप माना जाता है। इसे आप कंपेयर कीजिए अपने देसी ऑर्गेनाइजेशन सार्क से। सार्क जो कि आस पड़ोस के, इंडिया के जो आस पड़ोस के देश है ना, साउथ एशिया के देश हैं, उनका एक ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे देश हैं। बट सार्क के मेंबर कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए सार्क बहुत कम एग्रीमेंट्स तक पहुंच पाता है। लेकिन इसके विपरीत आसियान को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। आसियान का अपना एक संविधान भी है, आसियान का अपना एक चार्टर भी है। आसियान के मेंबर कंट्रीज के बीच बहुत ज्यादा आपस में ट्रेड भी होता है, जबकि सार्क के मेंबर कंट्रीज में आपस में ट्रेड बहुत कम होता है। समझ गए? तो अभी जो प्रेसिडेंसी है ना आसियान की, वो इंडोनेशिया के पास में है, और प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास में है। तो इंडोनेशिया ने बोला आसियान जो है वो ग्रोथ का एक एपिसेंटर है, क्योंकि यहां की जो इकोनॉमीज हैं वो तेजी से ग्रो कर रही हैं। बड़ी बड़ी पावर्स आसियान की इंपॉर्टेंस को समझ रही हैं, इसलिए आसियान पे फोकस कर रही हैं। इसके अलावा देखो आसियान ने यह भी बोला कि हमारा जो फोकस है ना अभी 3 डायमेंशंस पे ज्यादा है। फिर से बोलता हूं, आसियान का फोकस अभी 3 डायमेंशंस पे ज्यादा है। पहला पॉलिटिकल कम्युनिटी, दूसरा इकोनॉमिक कम्युनिटी, तीसरा सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। क्या मतलब है इस चीज का? 3 टाइप की कम्युनिटीज आसियान बनाना चाहता है। पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं कोई भी विवाद को सुलझाएं डेमोक्रेटिक ढंग से और हार्मोनियस इन्वायरमेंट में। दूसरा इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड और ज्यादा हो, इकोनॉमीज इन मेंबर कंट्रीज की आपस में इंटीग्रेटेड हो। सबसे लास्ट में सोशियो कल्चरल कम्युनिटी मतलब आसियान के जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ के स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाए, उनकी वेलबींग को इंश्योर किया जाए। ये चीजें आती हैं सोशियो कल्चरल कम्युनिटी में। तो 3 प्रकार की कम्युनिटीज आसियान इस्टेब्लिश करना चाहता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ये तो देखो हुई बेसिक्स की बात, बट मुद्दे की बात ये है आसियान ऐसा ना कर नहीं पा रहे हैं। आसियान ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है। आसियान में भी फूट आ गई है, मेंबर कंट्रीज एकजुट नहीं रह सके हैं आसियान के। अभी देखो म्यांमार में ना कू हो गया था, मिलिट्री रूल है म्यांमार में अभी। तो म्यांमार में मिलिट्री सिटीजन्स पे अत्याचार कर रही थी। इस मुद्दे को कैसे टैकल किया जाए, आसियान ने कोशिश की। एक 5 पॉइंट पीस फॉर्मूला भी बनाया, बट देखो कुछ देश जो हैं आसियान के वो इस फॉर्मूले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
आसियान ने डिसाइड किया कि हम म्यांमार के मिलिट्री रूलर से फिलहाल डील नहीं करेंगे या अपने ढंग से डील करेंगे स्ट्रिक्टली। बट थाईलैंड ने बोला नहीं भैया, हम आपकी बात नहीं मानते। थाईलैंड म्यांमार के जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनसे लगातार कोऑपरेट कर रहा है। थाईलैंड के जो हाई क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हायर रैंक के, वो म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स के साथ मुलाकातें कर रही हैं। तो यहां पे फूट आ गई, समझ गए। अब एक और बड़ा इशू जो आसियान फेस कर रहा है वो है, देखो, यूएस और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन। देखो, आप बोलोगे सर आसियान का इन मामलों में क्या लेना देना, दोनों के बीच में टेंशन्स हैं तो आसियान के बीच में क्या काम। देखो, ये दोनों ना बड़ी पावर्स हैं, यूएसए और चाइना। चाइना के तो नजदीक के देश हैं ये आसियान के मेंबर कंट्रीज, और यूएसए का ट्रेडिशनली यहां पे इन्फ्लुएंस रहा है। यूएसए नहीं चाहता कि चाइना का दबदबा इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी प्रकार से इंक्रीज हो, मतलब चाइना के राइज को किसी भी प्रकार से यूएसए रोकना चाहता है। इसलिए यूएसए कोशिश कर रहा है कि इस रीजन के ना ज्यादा से ज्यादा देश हमारी साइड में आए, हमारे ग्रुप में आए, वो चाइना के ग्रुप में ना शामिल हों। गुटबाजी चल रही है, समझ गए। अब आसियान के कुछ मेंबर कंट्रीज तो बिल्कुल ही चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे लाओस है, कंबोडिया है और अब म्यांमार भी है। ये वो देश हैं जो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, ये चाइना का विरोध नहीं करेंगे। और जो दूसरे देश हैं, जैसे देखो इंडोनेशिया, सिंगापुर तो यूएस की साइड है, इंडोनेशिया थोड़ा न्यूट्रल खेलने की कोशिश करता है, और फिलीपींस, पहले चाइना के साथ रिश्ते ठीक हो गए थे बीच में, अब लेकिन फिर से अपने आप को असर्ट करने लगा है, यूएसए की साइड ज्यादा बोलने लगा है फिलीपींस आज के समय में। तो पॉइंट ये है कि आसियान के ना मेंबर कंट्रीज आपस में डिवाइडेड हैं, कुछ चाइना की साइड हैं, कुछ न्यूट्रल प्ले करते हैं अपने आप को, कुछ यूएसए की साइड भी हैं। इस वजह से अब एक चीज आपको पता है, साउथ चाइना सी में ना चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है। चाइना क्या करता है, ये 9 डैश लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये है 9 डैश लाइन। चाइना बोलता है कि इसके अंदर, इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी एरिया आता है वो हमारा एरिया है। हिस्टोरिकली हमने यहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट किया है, तो अब भी हम ही करेंगे, ऐसा चाइना का मानना है। लेकिन देखो, इस 9 डैश लाइन के अंदर जिस एरिया पे चाइना क्लेम करता है ना, उस एरिया में तो बहुत सारे आसियान कंट्रीज के एरियाज भी आ जाते हैं, जैसे फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स आ गए, वियतनाम के कुछ आइलैंड्स आ गए, इंडोनेशिया के भी कुछ आइलैंड्स आ गए। तो ना ये आसियान के मेंबर कंट्रीज चाइना के इस क्लेम से खुश नहीं है, क्योंकि चाइना तो इनके एरियाज पे भी अपना कब्जा जमा रहा है ना। चाइना तो इनके देशों के आइलैंड्स जो हैं उन पर भी अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो चाइना को बोले सीधा सीधा कि भैया आप हमारे शिप्स को इस 9 डैश लाइन के अंदर के एरिया में, ये जो 9 डैश लाइन है ना, आप हमारे शिप्स को इस एरिया के अंदर क्यों नहीं जाने देते, क्यों दादागिरी करते हो। और देखो, कोशिश भी की है आसियान ने चाइना को बोला है कि आपके साथ मिलके हम एक कोड ऑफ कंडक्ट ड्रा करते हैं साउथ चाइना सी के लिए, मतलब यहां पे कैसे शिप्स जाएंगे, कैसे कोई देश कैसे बिहेव करेगा, यहां पे एग्रेसिवनेस नहीं शो करेगा, इन सब चीजों के लिए हम ना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। लेकिन देखो, चाइना ना इस इशू पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, और आसियान चाइना को स्ट्रिक्टली बोल नहीं रहा है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनवाइए हमारे साथ बैठ के। तो यहां पे आसियान जो ग्रुप है ना वो कमजोर पड़ रहा है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रही है ना इस इंडो पैसिफिक रीजन में, आसियान ने ना अपना एक आउटलुक रिलीज किया इसी बीच, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक यानी AOIP। इसमें 4 आइडेंटिफाइड एरियाज हैं। सबसे पहले मैरीटाइम कोऑपरेशन, दूसरे नंबर पे कनेक्टिविटी, तीसरे नंबर पे UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 और चौथे नंबर पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब इन 4 चीजों पे आसियान फोकस करेगा। राइटर बोलते हैं, देखो ये सिर्फ चीजें ना पेपर्स में रह जाती हैं, इनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इसका रीजन एक ये भी है कि आसियान के मेंबर कंट्रीज में अब ना वो पहली जैसी यूनिटी नहीं रही है, सब अपना अपना खेल रहे हैं। जिस प्रकार से पहले यूनाइटेड था आसियान, आज के समय में वैसा यूनाइटेड नहीं है। लास्ट में अब इंडिया के एंगल की बात करते हैं। देखो अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री भी
आसियान की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। वैसे देखो इंडिया डायरेक्टली आसियान का पार्ट नहीं है, बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है ना जैसे ASEAN +3, ईस्ट एशिया फोरम, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में इंडिया भी शामिल है। तो राइटर कहते हैं जाने को देखो विदेश मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस और यूएई की यात्रा पर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पसंद किया कि वो आसियान की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएं, क्योंकि आसियान की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इस मौके पे उन्होंने हाईलाइट किया कि एक तरफ आसियान का जो विजन है ना इंडो पैसिफिक को लेके AOIP, और दूसरी तरफ इंडिया का इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, दोनों के बीच में कन्वर्जेंस है। दोनों इनिशिएटिव्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना मिलते हैं, दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और पार्टनरशिप मजबूत बनाने के लिए अलग अलग एरियाज में साथ मिलकर काम किया जा सकता है, जैसे साइबर डोमेन, फाइनेंशियल डोमेन, मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आसियान से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिजास्टर्स से संबंधित है। आप देखो GS पेपर 3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, देखो ये चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी, आज के समय में पूरे वर्ल्ड में ना ज़्यादा से ज़्यादा डिजास्टर्स आ रहे हैं और बहुत लोगों की जाने जा रही हैं। 10 दिन पहले 3 कॉन्टिनेंट्स में हीट वेव्स देखने को मिली, ज़बरदस्त फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली, ग्रीस में, कनाडा में। आप हमारे देश में देख लीजिए किस प्रकार से यमुना नदी में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा सबमर्ज हो गया। इन सब क्लाइमेट संबंधित इवेंट से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, देखो इसका तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, बट एक चीज़ साफ है कि ना और ज़्यादा करना चाहिए विभिन्न देशों की सरकारों को इस प्रकार के डिजास्टर से जो नुकसान होता है ना उससे निपटने के लिए। समझ गए? विभिन्न देश क्या करते हैं, जब देखो डिजास्टर हो जाता है ना तब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं डिजास्टर्स की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए। अरे भैया कुछ पैसा पहले ही लगा दो ताकि प्रिवेंशन हो सके और डिजास्टर का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को ही ना मिले। समझ गए? डिजास्टर होने के बाद आप पैसा लगा रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा, पहले लगाओ ना। पहले से आप तैयार रहोगे तो डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं जैसे देखो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, गरीबी कम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए, उसी प्रकार से ना डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए भी ना विभिन्न देशों के द्वारा एक फ्रेमवर्क अपनाया गया है, रूल बुक अपनाई गई है जिसका नाम है सेंदेई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 के बीच में। तो इस फ्रेमवर्क को विभिन्न देशों ने अपनाया था। राइटर कहते हैं ये ग्लोबल रोड मैप जो है ना, अब हम बीच में पहुंच गए हैं, 2023 आ गया है, लेकिन ना जहां पे हमें होना चाहिए था ना, मतलब 8 सालों में जितना प्रोग्रेस हमें करनी चाहिए थी उतनी प्रोग्रेस हम इस फ्रेमवर्क में नहीं कर पाए हैं, इस ग्लोबल रोड मैप में नहीं कवर कर पाए हैं। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। एज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी पीपल सेंट्रिक अप्रोच अपना के हम डिजास्टर से होने वाली लॉसेस को ना बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं 2030 आते आते। अच्छी बात यह है कि विभिन्न देश भी एक साथ आ रहे हैं क्योंकि उनको भी अब डिजास्टर्स का खतरा महसूस हो रहा है और उनको लगता है कि साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जैसे देखो G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास में है, तो G20 में ना इंडिया ने इस फोकस को काफ़ी तवज्जो दी है। इंडिया ने पहला G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया है और G20 की मीटिंग में इसे प्रायोरिटी पर हैंडल किया जाएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाले इशू को। ये देखो सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि G20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। G20 के मेंबर कंट्रीज ग्लोबल जीडीपी में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है 2/3 तो इन्हीं G20 के मेंबर कंट्रीज की है। कुछ लोग बोलेंगे इकोनॉमिक डिसीजंस पे फोकस करती है G20, इसका डिजास्टर मैनेजमेंट से क्या लेना देना। अरे सीधा सीधा लेना देना है, इकोनॉमिक डिसीजंस ही तो इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइमेट चेंज पर। मान लीजिए आज के समय में ये डिसीजन ले लिया जाए कि विभिन्न देश जो हैं G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये इकोनॉमी डिसीजन है, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फैसला है, इकोनॉमी संबंधित फैसला है, लेकिन सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज से लेना देना है। तो कहने का मतलब ये है इकोनॉमिक डिसीजंस जो है ना लिंक्ड हैं डिजास्टर से। और देखो इससे भी ज़्यादा
इकोनॉमिक टूल्स की सहायता से ये इंश्योर किया जा सकता है कि डिजास्टर्स का रिस्क कम से कम हो और फ्यूचर डिजास्टर्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक डिसीजन है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बिल्ड करेंगे, ये इकोनॉमिक डिसीजन है हम अर्बन प्लानिंग कैसे करेंगे, तो अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए ना तो डिजास्टर्स के नेगेटिव इंपैक्ट को कम से कम किया जा सकता है। इसके बाद राइटर पॉइंट लाते हैं, क्योंकि देखो अब डिजास्टर्स पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इंटरकनेक्टेड रिस्क हैं। कुछ डिजास्टर्स ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एक देश को रिस्क नहीं है, कई सारे देशों को एक साथ रिस्क है। इसलिए ना बहुत सारे देश तो मांग उठाने लगे हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है ना, सेंदेई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो विभिन्न देशों ने अपनाया था 2015 में, इस टारगेट को, इस फ्रेमवर्क को अचीव करना है 2030 से पहले। तो विभिन्न देश मांग करने लगे हैं कि इसका मिड टर्म रिव्यू होना चाहिए कि अभी तक विभिन्न देशों ने कितनी प्रोग्रेस करी है, क्या कुछ किया जा चुका है, इस फ्रेमवर्क में जो बोला गया था कितना कुछ अचीव हो पाया है, सब मिड टर्म रिव्यू में आप शामिल करो ताकि पता तो लगे फिलहाल स्टेटस क्या है। इसके बाद ना राइटर ये बोलते हैं अगर डिजास्टर के रिस्क को कम करना है ना तो 3 चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा हमेशा, जब भी डिजास्टर की बात आए ये 3 चीजें तो मान लीजिए लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब पहले से पता लग जाए कि डिजास्टर आने वाला है। जैसे देखो इंडिया में अभी हाल ही में बिपरजॉय साइक्लोन आने वाला था, पहले से पता लग गया, सरकार ने अपने आप को तैयार कर लिया, हर प्रकार की तैयारी सरकार ने पहले ही कर ली थी इस साइक्लोन से निपटने से पहले, तो जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सका। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के डिजास्टर को कवर करे, कैसा भी डिजास्टर हो, फ्लड हो, साइक्लोन हो, हर तरह के डिजास्टर को। और दूसरा, वर्ल्ड में हर एक पर्सन इससे कवर्ड हो। ऐसा नहीं कि कुछ देशों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अवेलेबल हो और कुछ देशों के लिए ना हो, खास करके गरीब देशों के लिए दिक्कत है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल ने ना, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने यह बोला था कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव, मतलब यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए हर एक पर्सन का अर्ली वार्निंग सिस्टम से 2027 से पहले तक। ये कीवर्ड आप इस्तेमाल करिएगा, वैल्यू एडिशन होगा। अब दूसरी चीज है रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो किसी डिजास्टर का। हाल ही में ना न्यूजीलैंड का ओकलैंड एयरपोर्ट पानी से भर गया फ्लड की वजह से। यूएस का एक फार्मास्यूटिकल प्लांट, इसे तो डिस्ट्रॉय कर दिया साइक्लोन ने, टोर्नाडो ने। तो मतलब आवाजें उठने लगी हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जिसका डिजास्टर पर, जिसके ऊपर कम से कम इंपैक्ट पड़े। इंडिया ने ना इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाया है, मतलब एक कोलिशन बनाया था 2019 में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ना ऐसी पॉलिसीज बने, ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग आए विभिन्न देशों में कि रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो विभिन्न देशों में, ताकि डिजास्टर्स का कम से कम इंपैक्ट पड़े। अब सबसे लास्ट में है फाइनेंसिंग। डिजास्टर के रिस्क को कम करना है तो पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इस्टेब्लिश करना है तब भी पैसा चाहिए। सारा पैसा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इस्टेब्लिश नहीं दे सकती, तो ना कुछ पैसा देखो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी आना होगा, क्योंकि वो भी रिस्क को इंक्रीज करते हैं। डिजास्टर के रिस्क को प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज करता है, तो इसलिए रिस्क को कम करना है तो प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा देना होगा। दूसरा, इंडिया ने एक अच्छा काम किया कि सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट से ना जाए, स्टेट गवर्नमेंट से, और लोकल बॉडीज भी डिजास्टर के रिस्क को कम करने की दिशा में काम करें। तो यही चीज जो है विभिन्न देशों के द्वारा भी अपनाई जा सकती है कि फाइनेंसिंग जो हो डिजास्टर रिस्क के कम करने के लिए वो अलग अलग सोर्सेज से आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। हाल ही में श्रीलंका के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए। आप जीएस पेपर सेकंड ईयर इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, श्रीलंका के प्रेसिडेंट की जो विजिट रही, इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्टेटमेंट का नाम था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। इसमें बोला गया इंडिया और श्रीलंका 5 एरियाज में अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड और सबसे लास्ट में पीपल टू पीपल टाइज। बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी बातें बोली गई, जैसे इंडिया
पोर्ट्स डेवलप करेगा श्रीलंका में, एयरपोर्ट्स डेवलप करेगा, फेरी सर्विस मतलब पैसेंजर्स को लाने के लिए और ले जाने के लिए बोट जैसी जो सर्विस होती है ना, वैसी फेरी सर्विस और ज़्यादा चलेंगी इंडिया से श्रीलंका में। और ख़ास करके श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे ना तमिल रहते हैं और तमिल माइनॉरिटीज़ हैं श्रीलंका में, तो इनके ना रिलेशंस हैं तमिलनाडु में रहने वाले तमिल्स के साथ में। तो फेरी सर्विसेज यहाँ से इंडिया के तमिलनाडु से निकलेंगी और श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट तक पहुँचेंगी। ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। इंडिया श्रीलंका की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी पिछले साल, डेट काफ़ी बढ़ गया था, कर्ज बढ़ गया था श्रीलंका के ऊपर और श्रीलंका उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अब श्रीलंका डेट को रीस्ट्रक्चर करने पे काम कर रहा है। डेट को रीस्ट्रक्चर करना मतलब जो लोन वापस चुकाना है ना, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर देना, थोड़ा देर से चुकाना कर्ज, जो इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ी कम कर देना, ये सब चीज़ें होती हैं रीस्ट्रक्चरिंग में। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे काम कर रहा है श्रीलंका। अभी एक एमओयू साइन हुआ, जो हमारा यूपीआई है ना वो श्रीलंका में भी चलेगा। टूरिज्म के लिए फ़ायदा रहेगा, इंडिया से टूरिस्ट जाएंगे श्रीलंका में, यूपीआई से अपनी पेमेंट कर सकेंगे। इंडिया श्रीलंका के बीच में जो ट्रेड होता है वो इंडियन करेंसी में हो, इसके लिए भी एमओयू साइन हुआ। इसके अलावा टूरिज्म, कल्चरल और रिलीजियस ट्रैवल को कैसे इंक्रीज किया जाए, इस मुद्दे पर भी सहमति बनी कि और ज़्यादा तरीके खोजे जाएंगे। तो ये तो हुई देखो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। बट जॉइंट स्टेटमेंट में ना एक चीज़ पे चर्चा नहीं हुई, श्रीलंका का 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो श्रीलंका में ना नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में तमिल रहते हैं जो माइनॉरिटीज़ में हैं, और ना वहाँ पे ऐतिहासिक रूप से जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं ना अपने लिए ऑटोनमी मांगते आए हैं। उनको लगता है कि हमारे लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वहाँ की श्रीलंका की वो अच्छा काम नहीं करती, हमें ऑटोनमी चाहिए, हम खुद से खुद को गवर्न करना चाहते हैं। पहले तो LTTE यानी लिट्टे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने बल्कि श्रीलंका से अलग होने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका की आर्मी ने काफ़ी साल चली इस मूवमेंट को कुचल दिया 2009 में और सिविल वार ख़त्म हो गया। बट अभी भी ये जो मांग है ना, हमें ऑटोनमी चाहिए, हम अलग से अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं, अलग से सरकार चले यहाँ पे, अलग से हमारे पास पावर हो खुद को गवर्न करने के लिए। ये सब बातें श्रीलंका के संविधान के 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी बोली गई, लेकिन ना श्रीलंका की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और चूंकि देखो ये मांग श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज़ कर रहे हैं और हमारे देश में भी तमिल्स रहते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी कि आप श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स के लिए आवाज़ उठाइए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई, इसमें श्रीलंका के तमिल इश्यूज को उठाया कि आप उनको ऑटोनमी दीजिए, आपने जो वादा किया था संविधान का 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसे आप लेकर आइए। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो पार्टी है ना SLPP, इन्होंने साफ पहले ही कर दिया था कि हमारे पास इलेक्टोरल मैंडेट नहीं है। ये 5 साल के लिए नहीं चुन के आए थे। पिछले साल श्रीलंका में काफ़ी उथल पुथल हो गई थी, गोटाबाया राजपक्षे उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। उस उथल पुथल के बाद ये जो राष्ट्रपति है ना रानिल विक्रमसिंघे तब राष्ट्रपति बने थे। तो ये बोलते हैं कि भैया हम इलेक्शन में नहीं चुने गए थे, हम तो जोड़ तोड़ की सरकार में चुने गए थे बीच में ही, तो हमारे पास इलेक्टोरल मैंडेट नहीं है ये प्रॉब्लम सोल्व करने का। लेकिन देखो एक चीज़ देखी गई, हुआ क्या, जब प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने तमिल माइनॉरिटीज़ का इशू उठाया ना और श्रीलंका के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13A का इशू उठाया, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुप रहे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इवन जॉइंट स्टेटमेंट में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिला। तो एक तरफ से ना मैसेज है श्रीलंका की तरफ से कि वो भारत से एक्सपेक्ट नहीं करता, बेशक भारत हमारी मदद कर रहा है इकोनॉमी को ठीक करने में और बहुत तरीकों से भारत हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम फिर भी भारत से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बार बार बायलैटरल नेगोशिएशंस में पुराना इशू उठाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13A का यानी तमिल माइनॉरिटीज़ का। ये सिग्नल है, ये मैसेज है श्रीलंका की तरफ से। राइटर ये कहते हैं लास्ट में, देखो वैसे श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक रिलेशंस हैं, लेकिन देखो रिश्तों को जब और मजबूत बनाना है, एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण करना है ना,
तो पास्ट के जो ये इश्यूज है ना, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13A, इनको एड्रेस करना जरूरी है, तभी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद देखो एक अच्छा आर्टिकल है, राजस्थान में ना गिग वर्कर्स के राइट्स के लिए बिल पास हो गया है। अब यूपीएससी यूं तो नहीं पूछेगी कि राजस्थान में जो बिल पास हुआ है उसके प्रोविजंस बताइए, नहीं। इसको ना आप एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में। कहाँ पे गिग इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन आ जाए वहां पे यूज कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए वहां पे इसे एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। जो बिल पास हुआ है ना राजस्थान में, उसमें बोला गया है एक वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा। उस वेलफेयर बोर्ड में एग्रीगेटर, जैसे उबर ओला होते हैं ना, जो कस्टमर और कैब ओनर को आपस में मिलाते हैं, एग्रीगेटर या फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट जैसी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली 14 रुपये 15 रुपये देते हैं एक ऑर्डर को फुलफिल करने के। जो भी ये हैं एग्रीगेटर या फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर, इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस वेलफेयर बोर्ड में, गिग वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये जो वेलफेयर बोर्ड है ना, ये अलग अलग पॉलिसीज बनाएगा गिग वर्कर्स के इंश्योरेंस से संबंधित, और कोई बेनिफिट इनको देना है एजुकेशन से संबंधित या फिर हेल्थ बेनिफिट, उससे संबंधित स्कीम्स बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा ये वेलफेयर बोर्ड। इसके अलावा एक वेलफेयर फंड भी इस्टेब्लिश किया गया है जो काम करेगा गिग वर्कर्स के लिए। वेलफेयर फंड में पैसा कहाँ से आएगा? हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उसका मिनिमम 1% मैक्सिमम 2%, 1 से लेकर 2% के बीच में सेस लगेगा जोमेटो, उबर, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके ऊपर। तो वो पैसा जाएगा इस वेलफेयर फंड में, और गिग वर्कर्स इंडिविजुअली भी कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि गिग वर्कर्स का कहना है हमसे क्यों ले रहे हो, आप एग्रीगेटर से लीजिए, उबर ओला जोमेटो स्विगी इनसे लीजिए, आप हमसे मत लीजिए। तो कुल मिला के देखो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है गिग वर्कर्स के वेलफेयर की। हमारे देश में बहुत सारे गिग वर्कर्स हैं, दिन रात काम करते हैं हमारे लिए, देश की जनता के लिए, लेकिन उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए ये एक शुरुआत हुई है। अब अलग अलग राज्यों को भी आगे आना चाहिए गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने के लिए। इसके बाद देखो टेक्स्ट कंटेक्स्ट का एक और आर्टिकल है। आर्टिकल में देखो एक डिबेट है। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे समिका रवि, विवेक देब्रॉय ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारे देश में जो ये सर्वेस कंडक्ट होते हैं ना, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, समझ गए, NSS, NFHS और PLFS। एक्सपर्ट्स के अनुसार, विवेक देब्रॉय जैसे एक्सपर्ट्स के अनुसार इन सर्वेज में ना कमियां हैं, मेथोडोलॉजी गलत है, तभी ना भारत की जो असली डेवलपमेंट है ना वो रजिस्टर नहीं हो पा रही है। ये जो सर्वेज है ना रूरल एरियाज के प्रति बायस्ड रहते हैं, रूरल एरियाज की ज्यादा पॉपुलेशन एस्टिमेट लगाते हैं, रूरल एरिया की पॉपुलेशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं। समझ गए, भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डायनामिक हो गई है पिछले 30 सालों में। इस वजह से सर्वे की जो मेथोडोलॉजी है इसे चेंज करने की आवश्यकता है, ताकि इंडिया की डेवलपमेंट जो है सही ढंग से सामने आए पूरे वर्ल्ड के सामने। एक व्यू ये है। अब इसका अपोजिट व्यू मैं आपको बताता हूं। दूसरे टाइप के एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि देखो बेशक कुछ एरर हो सकती है डेटा में, लेकिन मेथोडोलॉजी में कमियां नहीं है। कुछ सर्वेज ऐसे हैं जिसमें रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को ओवर एस्टिमेट किया गया है, और कुछ सर्वेज ऐसे भी हैं जहां पे रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को अंडर एस्टिमेट किया गया है। लेकिन ये जो एरर्स हैं ना रैंडम एरर्स हैं, सिस्टमेटिक एरर्स नहीं है, मतलब मेथोडोलॉजी में कमी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप ना सैंपल अच्छे से उठाइए, मेथोडोलॉजी को चेंज करने के बजाय आप सैंपल्स को अच्छे से उठाइए। तो ये डिबेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मेथोडोलॉजी चेंज होनी चाहिए, सर्वेज अब आउटडेटेड हो गए हैं। कुछ बोल रहे हैं कि सर्वेज आउटडेटेड नहीं हो रहे हैं, एरर्स रैंडम हैं। लास्ट में सरकार ने क्या किया है, एक परनोब सेन कमेटी गठित की गई है। परनोब सेन जो स्टैटिस्टिशियन हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो हर तरह की चीज़ों को एनालाइज करेगी कि मेथोडोलॉजी ठीक है या गलत है, क्या फर्दर किया जाए, कैसे सैंपल्स लिए जाएं,
देखो ये चीज़ ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है जो डेटा मिलता है ना, डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी डेटा के आधार पर सरकार पॉलिसीज़ बनाती हैं, स्कीम्स आती हैं, इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी तय होती है उसी डेटा के आधार पे। इसलिए सरकार ने प्रणब सेन कमेटी गठित की है जो हर प्रकार की समस्या को एड्रेस करेगी, जो भी डिबेट अभी चल रही है इससे संबंधित। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल देने के लिए। इसके बाद आज की एथिकल टर्म देख लीजिए, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है इट इज क्वालिटी ऑफ स्टैंडिंग बाय ट्रूथ और बीइंग ट्रूथफुल। मतलब आप ट्रूथफुल हो, सच्चे हो और सच्चाई के साथ खड़े हो, ये आपकी ऑनेस्टी को शो करता है। कल हमने इंटीग्रिटी के बारे में डिस्कस किया था और डिफरेंस भी जाना था। अलग से यूपीएससी ऑनेस्टी के बारे में पूछ सकती है। जैसे देखो, आप अपने पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में बिल्कुल ट्रूथफुल हो, रिलेशनशिप में हमेशा सच बोलते हो, तो आप ऑनेस्ट हो। अगर आप रिलेशनशिप में डबल क्रॉस कर रहे हो, डबल गेम खेल रहे हो, तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट नहीं हो। आप कमेंट बॉक्स में आप कोई पर्सनल एग्जांपल दीजिए ऑनेस्टी का। यूपीएससी इन चीज़ों पे बहुत फोकस करती है। गिव पर्सनल एग्जांपल फॉर ऑनेस्टी, हाउ यू आर ऑनेस्ट इन योर पर्सनल लाइफ। तो ये एग्जांपल्स आपके पहले से तैयार होने चाहिए। इसके बाद आज का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन देखो, ये कहता है इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस और मोरल क्वालिटीज, इनके अलावा एम्पैथी और कंपैशन, ये कुछ दूसरी ट्रेट्स, दूसरे गुण हैं जो सिविल सर्वेंट में होने चाहिए। अगर सिविल सर्वेंट में एम्पैथी और कंपैशन ये भी गुण है ना, तो ये सिविल सर्वेंट्स की मदद करते हैं क्रूशियल इश्यूज और क्रिटिकल डिसीजंस लेने में। समझ गए? किन दो वैल्यूज पे फोकस है, एक एम्पैथी और दूसरा कंपैशन। देखो इंट्रोडक्शन में तो आप बताओगे कैसे ये वैल्यूज सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों की आप डेफिनेशन बता सकते हो, मतलब आसान भाषा में बता सकते हो एम्पैथी और कंपैशन है क्या। मैं आपको बता देता हूं आसान भाषा में एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपने देखा आपके पड़ोस में किसी का ना घर बह गया बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से। अगर देखो आप उसके पास जाकर बोलते हो कि मुझे दुख हुआ, आपका घर बह गया बाढ़ में, तो इसका मतलब आप सिंपैथी जाहिर कर रहे हो, आपके अंदर सिंपैथी है। आपने उस पर्सन को बोला कि आपका जो घर है वो बह गया बाढ़ में और मुझे इस चीज का दुख है। अब दूसरे नंबर पे आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन का घर बाढ़ में बह गया, टूट गया, आप उसके शूज में अपने पैर रख के सोच रहे हो कि यार ये किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा, इस पे क्या बीत रही होगी कि इसका घर जो है वो तबाह हो गया फ्लड की वजह से। तो ये एम्पैथी है। मतलब आपने उस पर्सन से बातचीत में बोला कि देखो मैं समझ सकता हूं कि आप पे क्या बीत रही है। समझ गए? मतलब सिंपैथी का एक अगला लेवल है एम्पैथी, जिसमें सामने वाला पर्सन ना उसके शूज में रख के सोचता है कि क्या गुजर रही होगी इस पर्सन पे। तीसरे नंबर पे है कंपैशन। कंपैशन एक लेवल फर्दर आगे है। सामने वाला पर्सन इमोशंस तो फील करता ही है उसके लिए जिसका घर बाढ़ में बह गया है, बल्कि एफर्ट्स भी लगाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ सहायता करने की कोशिश करता है सामने वाले पर्सन के लिए जिसका घर बाढ़ में बह गया है। तो ये डिफरेंस है सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन के बीच में। एक एक लेवल बढ़ता जाता है। सिंपैथी का अगला लेवल एम्पैथी, एम्पैथी का अगला लेवल कंपैशन। ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन के बीच में डिफरेंस क्या है। एक ही एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये वैल्यूज हैं। तो सिविल सर्वेंट्स को कैसे फायदा होता है, वो ना लोगों की जरूरतों को समझ सकते हैं अगर उनके पास में एम्पैथी और कंपैशन है तो। जैसे एग्जांपल दिया जाता है बेजवाड़ा विल्सन का, इंडियन सिविल सर्वेंट और एक्टिविस्ट थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया मैनुअल स्क्वेंजिंग को खत्म करने के लिए। उन्होंने समझा मैनुअल स्क्वेंजर्स की आवश्यकताएं क्या हैं, क्योंकि उनके पास में एम्पैथी और कंपैशन था। दूसरे नंबर पे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर कंपैशन होता है ना सिविल सर्वेंट्स के पास, तो वो इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, समाज को क्या चाहिए, वल्नरेबल सेक्शंस को क्या चाहिए। एम्पैथी और कंपैशन होता है तो ट्रस्ट डेवलप होता है जनता का सिविल सर्वेंट्स में, गवर्नेंस में। अभय भंग का एग्जाम्पल है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई सर्च, ताकि रूरल महाराष्ट्र में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट,
एम्पैथी और कंपैशन है, तो जो हमारे डिप्रेस्ड सेक्शंस है ना, डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनकी जरूरतों के हिसाब से पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। जैसे ट्राइबल लोगों को क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल डॉक्टर प्रकाश आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, दोनों पति पत्नी। डॉक्टर प्रकाश आमटे इंडियन सिविल सर्वेंट थे और सोशल वर्कर थे। दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई, लोक बिरादरी प्रकल्प, जिन्होंने महाराष्ट्र के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में काम किया। सबसे लास्ट में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपैशन होती है ना, तो सिविल सर्वेंट्स कन्फ्लिक्ट्स को उसी हिसाब से फिर फेस करते हैं, सभी सेक्शंस को साथ लेके चलते हैं और सॉल्यूशन फाइंडिंग उनकी अप्रोच होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, कंक्लूजन में बता सकते हो कि एम्पैथी और कंपैशन कंसीडर किए जाने चाहिए इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड मोरल क्वालिटीज़ के अलावा, और क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है, इनकी वजह से प्रोग्राम्स जो बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, कम्युनिटीज़ की जरूरत के हिसाब से बनेंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब समरी के माध्यम से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आसियान के बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। आसियान के सामने चैलेंजेस क्या हैं, ये सारे यूक्रेन वार, इकोनॉमिक स्लोडाउन, कोविड-19, यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन। आसियान में इंटरनल डिफरेंसेस हैं, जैसे म्यांमार से कैसे डील किया जाए, इसको लेके डिफरेंस है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन आसियान कंट्रीज चाइना की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स हो जाना चाहिए था साउथ चाइना सी में, लेकिन चाइना को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में जो डायनामिक्स हैं, उनमें आसियान एक बड़ा रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। इंडिया की एंगेजमेंट बड़ी है, ये बात सही है। इंडिया का भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और आसियान का भी अलग से उन्होंने एक स्ट्रेटजी रिलीज किया AOIP के नाम से, तो दोनों के बीच में कन्वर्जेंस है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया। डिजास्टर ज़्यादा आ रहे हैं, सिंधई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसको लेके ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है और मिड टर्म रिव्यू की मांग चल रही है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है। इंडिया ने डिजास्टर रिडक्शन पे काफ़ी फोकस किया है। 3 चीज़ों की आवश्यकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम सब तक आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट होना चाहिए, और इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ये इनिशिएटिव है, UN के साथ मिलकर इंडिया ने लॉन्च किया था। और तीसरे नंबर पे फाइनेंसिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए पैसा चाहिए, सरकार सारा पैसा नहीं लगा सकती, प्राइवेट सेक्टर को और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये रहा 2 आर्टिकल्स जो आज हमने डिस्कस किए। लास्ट में ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चंस आपको ये अटेम्प्ट करने हैं 250 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।